दोस्तों आज की जो क्राइम स्टोरी है वो आप अगर सुनोगे तो सुनने के बाद में और उसको समझने के बाद में अक्सर लगने लगता है कि आखिर किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जो क्राइम करते हैं उनका दिमाग कुछ अलग ही चलता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि अगर ऐसी घटनाएं सामने आ जाएं तो आपको किसी पे भी भरोसा या सब पे भरोसा उठ जाए, ऐसी बात नहीं है। आपको जो मैं ये क्राइम स्टोरी जो सुनाने वाला हूँ वो राजस्थान की है। राजस्थान में भरतपुर का एक कपल, करीब 7 साल हो गए थे शादी को। 6 साल का बेटा था, 4 साल की बेटी। खुशहाल जिंदगी थी। दोनों बड़े आराम से रह रहे थे। न पति को पत्नी से शिकायत, न पत्नी को पति से शिकायत। यहाँ तक कि पत्नी के जो ससुराल वाले हैं उनको भी बहू से कोई शिकायत नहीं, और न ही उस जो लड़का था उसके ससुराल वालों को अपने जमाई से कोई शिकायत। दो बेटे थे, एक 6 साल का बेटा था, एक 4 साल की बेटी थी। खुशहाल जिंदगी थी, आराम से उनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन अचानक पति रात को गायब हो गया और परिवार को जब पता चला, अगले दिन सुबह उठे, परिवार वालों ने देखा कि वो उनका बेटा नहीं है। पत्नी ने भी उठते ही कहा कि पता नहीं आज सुबह से कहाँ चले गए, वो नहीं मिलता है। पुलिस का इस दौरान, जब जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा तो घर वाले पुलिस के अंदर मामला दर्ज कराएंगे या शिकायत देंगे, तो पुलिस का पत्नी पर शक गया। लेकिन ससुराल वालों ने कहा कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, 7 साल हो गए हैं, आज तक उससे हमको कोई शिकायत नहीं, इसलिए उससे कोई भी पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि वो घर में ही है, कहीं नहीं जाती वो। ये घटना होने के करीब 6 महीने के बाद में बेटा मिला नहीं, चला गया। पत्नी भी अपने काम में लग गई, सारे घर वाले अपने काम में लग गए। करीब 6 महीने के बाद, बाप तो आखिर बाप ही होता है, क्योंकि भले किसी को फिक्र हो न हो, लेकिन पिता को हर वक्त हमेशा फिक्र है कि एक जवान बेटा उसका अचानक से कैसे गायब हुआ। तो ये गायब होने के 6 महीने के बाद में वो बहुत बेचैन पिता घर के अंदर टहल रहा था। तभी उसने देखा कि बहू के कमरे की लाइट जल रही है, और जब वो वहाँ जाता है उसको ऐसा कुछ लगता है, कुछ आवाज़ें आती हैं, तो उसको लगता है कहीं कुछ परेशानी तो नहीं। लेकिन जब जाता है और रूम के सामने जब जाता है तो उसके सामने वो होता जो उसकी सपने में भी उम्मीद नहीं थी। और अचानक उसी वक्त वो पुलिस को फ़ोन करके कहता है कि आप जल्दी से आ जाओ, मेरे बेटे को मेरे बहू मार दिया है। अब ऐसा उसने क्यों कहा, क्या कहा, ये हम बाद में बताएंगे। पुलिस उसकी बात मान भी लेती है, लेकिन जब आके जब सारी चीज़ों पे वो गौर करती है तो पुलिस के सामने कई सवाल आते हैं कि उसके ससुर की बात कहीं स्टैंड ही नहीं करती। जो ससुर आरोप लगा रहा था, अचानक से जिस ससुर ने उसके बेटे के गायब होने के बाद में ये कहा था कि हमारी बहू से कोई पूछताछ नहीं होगी, वो 6 महीने के बाद में अचानक से ये कहता है कि मेरे बेटे को मेरी बहू ने मारा है। तो पुलिस के सामने जितने भी जो सामने सबूत या जो भी बातें हैं उनको देख के वो उस पर यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 7 साल की शादी में कभी पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। छोटी मोटी बातें हर किसी में चलती है, लेकिन बड़ा ऐसा झगड़ा कि जो सामने आए वो नहीं हुआ। तो आखिर हत्या की क्या वजह हो सकती है? पत्नी के लिए घर में ही पति की हत्या करके अगर एक बार मान भी लिया जाए कि पत्नी ने हत्या करी, तो पत्नी ने हत्या करके लाश का क्या किया? क्योंकि घर के अंदर लाश को गायब करना असंभव था। और पत्नी ने अगर रात में घर में हत्या की तो फिर परिवार के दूसरे सदस्यों को आखिर क्यों पता नहीं चला? और 6 महीने हो गए, अभी तक
पति की लाश क्यों नहीं मिली? तो ये सारी चीजें पुलिस को इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि आरोपी ये नहीं है जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, यानी कि उसकी पत्नी नहीं है। इसके पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं और फिर इस बारे में हम वापस आएंगे। दरअसल भरतपुर का रहने वाला पवन शर्मा, जो पति है उसका नाम पवन शर्मा है, उसकी 3 जून 2015 को कानपुर में रहने वाली रीमा नाम की युवती से शादी हुई। युवती क्या, उस वक्त आप उसको टीनेज का कह सकते हैं, क्योंकि जब पवन शर्मा की शादी हुई थी तब वो 30 साल का था और रीमा उस वक्त करीब 15 या 16 साल की रही होगी। पवन सामान्य परिवार से है बिल्कुल, और उसकी 2 बहनें हैं, पिता है हरिप्रसाद, वो किसान है। पवन दिल्ली में काम करता था। 4 साल तक पवन दिल्ली में और रीमा गांव में रहती थी शादी के बाद में, उसकी जो पत्नी है। अब 2019 के अंदर जब पवन थोड़ा ठीक से कमाने लगा तो वो अपनी पत्नी को अपने साथ में दिल्ली ले आया, भरतपुर से दिल्ली ले आया। दिल्ली में पवन के गांव का ही, उसके पड़ोस में ही, जो पवन का जो गांव था उसके पड़ोस में ही रहने वाला एक भागेंद्र नाम का, उसका जब पड़ोस में है तो दोस्त भी होगा, मिलने वाला भी होगा, तो वो पड़ोस में ही रहता था, शादीशुदा भी था और वो लोन दिलाने का काम करता था। तो वो वहीं पर उसके साथ में रहता था और वहीं दिल्ली में रहता था, पास में ही। भागेंद्र और रीमा की यहाँ पर मुलाकात होती है। अब ये मुलाकात धीरे धीरे नज़दीकियों में बदली और नज़दीकियों में बदल के, जिसको अगर शादी के बाद कोई संबंध कहे तो अवैध संबंध या जो भी आप उसका नाम दे सकते हो, क्योंकि इस दौरान उनके बीच में कई बार संबंध भी बने। तो जिन संबंधों को समाज स्वीकार नहीं करे तो वो अवैध संबंधी होते हैं। तो पवन जब काम पर जाता था तो रीमा भागेंद्र को बुला लेती थी, दोनों साथ में घूमते थे, भागेंद्र उसे गिफ्ट भी ला कर देता था, दोनों के बीच में कई बार संबंध भी बने। 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ में वापस वो भरतपुर आ गया। अब यहां पर आने के बाद में, क्योंकि रीमा और भागेंद्र इन दोनों का जो प्यार था वो काफी परवान चढ़ गया था, और जब भरतपुर आ गया पवन तो भागेंद्र और रीमा इन दोनों का मिलना बंद हो गया। और बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जो रीमा थी वो काफ़ी उतावली हो गई। उसको बस एक ही बात सोचती थी कि उसको किसी भी तरीके से अपने बॉयफ्रेंड भागेंद्र से मिलना है। फ़ोन पे उनके बातें होती थी, बातों में भी अक्सर वो मिलने की ही बातें करते थे। और आखिरकार रीमा ने एक साजिश रची। वो साजिश क्या थी कि वो रात को पूरे परिवार को खाने के अंदर दूध और चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे देती थी, और नींद की गोलियों का असर होने के बाद में जब सब सो जाते, यहां तक कि उसका पति भी उस कमरे में सो जाता, तो वो अपने बॉयफ्रेंड भागेंद्र को बुला लेती और जिस कमरे में वो पति सो रहा होता था उसी कमरे में वो दोनों मिलते थे। पवन की जो छोटी बहन है उसको कुछ शक हुआ, क्योंकि कई महीनों से जो रीमा थी वो मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां लाकर उसके भाई को खिला रही थी। ऐसा बाद में जब ये सामने आया, क्योंकि उसका भाई देर तक सोता रहता था, और क्योंकि उसका भाई शराब भी पीता था, और यानी कि पवन शराब भी पीता था, रीमा का पति। तो रीमा क्या करती, उसको अपने कमरे में ही बैठाकर शराब पिलाने लगी। इसलिए रात को जब भागेंद्र जब आता तो पवन को कुछ पता नहीं चलता। शराब और नींद की गोलियां, इसका जो नशा होता उसके अंदर वो उठ नहीं पाता, और वो दोनों उसी कमरे के अंदर मिलते थे। उसकी बहन को थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि पवन की जो छोटी बहन थी वो शादीशुदा थी। उसने बताया कि जब वो गांव आती है, यानी कि अपने पीहर में आती है, तो वो काफी देर तक सोती रहती है। उसकी माँ उसको जगाती है लेकिन उसकी नींद ही नहीं खुलती। जबकि वो ससुराल में होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो समय से उठ जाती है, वक्त से उठ जाती है। उसने ये बात अपनी माँ को भी बताई, लेकिन अब ऐसा ध्यान किसका जाएगा कि भाई बहू
खाने में, दूध में, चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे रही हो। लेकिन वो नींद की गोलियां मिलाकर देती थी और सब घर वाले सो जाते और अपने बॉयफ्रेंड से वो मिल लेती थी। अब एक बार क्या हुआ, इसी तरीके से उसने भागेंद्र को बुलाया कि आज मिलना है, आज आ जाओ, आज मैं सबको नींद की गोलियां देकर सुला दूंगी। और भागेंद्र आया। उस वक्त वो दरअसल बाहर था, दिल्ली में था, लेकिन उसको भी मिलना था। तो वो अपने एक दोस्त के साथ में बाइक पर बैठकर और आ गया भरतपुर। 200 किलोमीटर का सफर करके आ गया। और भागेंद्र के मकान में वो घुसा। जब वो घुसा तो नींद की गोलियों का असर था और उस असर के कारण परिवार के सभी लोग सो रहे थे। वो सीधा रीमा और पवन के कमरे में चला जाता है। पवन भी बेहोशी की नींद में सो रहा था। उसी कमरे में रीमा और भागेंद्र वो दोनों संबंध बनाने लगे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार इसी दौरान पवन की बेहोशी जो थी वो टूट गई। अब पत्नी को जैसे ही उसने भागेंद्र के साथ में उसी कमरे में अपने सामने आपत्तिजनक हालत में देखा तो गुस्से में वो आग बबूला हो गया, जैसा कि होना चाहिए। अब गुस्से में उसने भागेंद्र को पकड़ लिया। तो रीमा ने पवन के पैर पकड़े और धक्का देकर उसको दूर गिरा दिया और भागेंद्र ने उसका गला दबा दिया। उसके साथ में जो दोस्त आया था दिल्ली से, उसका दीप जिसका नाम बताया जा रहा है, जो बाइक पे आए थे 200 किलोमीटर का, तो वो अपने दोस्त को बाहर ही इंतज़ार करने को बोल गया था कि मैं आता हूँ अंदर मिल के अपनी गर्लफ्रेंड के। उसको दोस्त को ये सारी स्टोरी पता होगी। तो उसने उसी वक्त उसके दोस्त को भी अंदर बुला लिया और तीनों ने मिल के पवन का गला दबाकर और मार दिया, हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में भागेंद्र और रीमा ने लाश को एक चादर में लपेटा, चादर में लपेट के बोरे में डाल दिया और रस्सी से बांध दिया। और उसके बाद में एक जो बोरी है उसको लेकर भागेंद्र और दीप वो बाइक पर बैठकर उसके शव को और वो गांव से रवाना हो गए। इधर रीमा ने जो कमरे के अंदर खून बिखरा पड़ा था जो भी, उसको साफ कर दिया और गांव से ये उस लाश को ले गए और 2 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में नहर के पास ले गए और वहाँ पर उन्होंने करीब 15-20 किलो का पत्थर उसके साथ में बांधा और नहर में डाल दिया ताकि पानी, लाश जो है वो पानी के ऊपर ना आए। दोनों रात करीब 2:30 बजे बाइक पर ही दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए और सुबह 8 बजे दोनों, भागेंद्र और उसका दोस्त, वो चले गए। अगले दिन उसकी पत्नी उठी और जैसे ही उठ के और नाटक करने लगी रीमा कि पवन कहाँ है, आज मैं उठी तो मुझे दिखे नहीं। पिता ने और माता ने कहा कि खेतों पे गया होगा। उनके पिता जो हरिप्रसाद है उन्होंने भी सोचा कि खेतों पे गया होगा, क्योंकि 3 दिन बाद ही उनकी एनिवर्सरी भी थी। तो पवन ने अपनी बहन को भी बुलाया था, कुछ छोटा मोटा फंक्शन करेंगे ऐसा करके। लेकिन उसके पहले ही ये हो गया। दोपहर तक जब पवन नहीं आया तो गांव में और खेतों में उसकी तलाश होने लगी। उसका फ़ोन भी बंद आने लगा। परिवार सोचने लगा कि पवन कहीं गुस्से में नाराज़ होकर तो नहीं चला गया। ये सोचा कि कहीं पत्नी से झगड़ के तो नहीं चला गया। लेकिन फिर बाद में ये सोचा कि अगर पत्नी से झगड़ के गया होता तो रात को इनके लड़ने की आवाज़ आती, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं था। इस बीच रीमा बिल्कुल, जो उसकी पत्नी थी, वो बिल्कुल नॉर्मल बनी रही। उसने भागेंद्र को भी कह दिया था, मैसेज करके भी बोल दिया था कि अभी कुछ दिनों तक फ़ोन बिल्कुल मत करना, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं खुद फ़ोन कर लूँगी। इधर जो पवन का पिता था हरिप्रसाद, वो काफ़ी परेशान, वो बेटे को इधर उधर तलाश करता रहा। इधर रीमा नाटक करती रही। मर्डर के कुछ महीने के बाद में करवा चौथ आया। किसी को शक न हो इसलिए रीमा ने व्रत भी रखा, दीपावली मनाई और
काफ़ी मतलब बिल्कुल नॉर्मल थी। पवन की जो लास्ट लोकेशन थी वो घर की आ रही थी। जब पुलिस में मामला गया तो पुलिस ने ये बताया कि जब पूछताछ करने की बात बताई और हरि प्रसाद जो पवन के पिता है उसको कहा कि हम आपकी बहू से पूछताछ करना चाहते हैं, तो पिता ने कहा, यानी कि रीमा के ससुर ने, पवन के पिता ने, कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, पवन खुद कहीं चला गया है, क्योंकि हमारी बहू पे हमको पूरा विश्वास है और उससे पूछताछ नहीं होगी तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि उनको अपनी बहू पर पूरा विश्वास था कि आज दिन तक कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर वही 5-6 महीने के बाद में वही रात आती है, और क्योंकि इधर जब 5-6 महीने हो गए पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा, पुलिस कहीं सुराग नहीं लगा पाई, तो भागेंद्र और रीमा ये दोनों बेफिक्र हो गए। दोनों को भरोसा हो गया कि अब पवन की मौत का राज हमेशा के लिए राज बन के दफन हो जाएगा, उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया गया। तो 16 अक्टूबर को रीमा ने फोन करके भागेंद्र को दिल्ली से गांव बुला लिया। भागेंद्र गांव में आया और रात को रीमा के ससुराल में पहुंच गया। मौका पाकर वो रीमा के कमरे में चला गया। इधर पवन के पिता जो हरि प्रसाद थे वो अपने लापता बेटे की चिंता में परेशान होकर टहल रहे थे। उन्होंने रीमा के कमरे की लाइट जली देखी, कमरे से आवाज़ें आ रही थी। कमरे के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो कुछ उन्होंने देखा उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो उनको लगा कि ये कोई बुरा सपना है। जिस बहू पर उन्हें हद से ज़्यादा विश्वास था, जिसके लिए उन्होंने पुलिस तक को कह दिया था कि आप इससे पूछताछ नहीं करो, आज वो किसी और के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी। उन्होंने कमरे की कुंडी लगा दी और उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया और भागेंद्र का जो परिवार पास में पड़ोस में रहता था उसको भी बुलाया। पुलिस के आने के पहले क्या हुआ कि भागेंद्र का परिवार वहां पहुंच गया और झगड़ा करके उसे छुड़ा कर ले गया। और भागेंद्र ने हरि प्रसाद को धमकी दे दी, जैसे तेरे बेटे को मारा है वैसे तुझे भी मार दूंगा, रीमा और मेरे बीच में मत आना। तब हरि प्रसाद को शक हुआ और उसका शक जो था वो यकीन में बदल गया और उसने पुलिस को पूरी बात बता दी। इस दौरान भागेंद्र, क्योंकि ये शक ही था, एक आरोप था, इसलिए उस वक्त उसको गिरफ्तार नहीं किया। इस दौरान भागेंद्र दिल्ली चला गया। रीमा 28 अक्टूबर को कानपुर चली गई। 30 अक्टूबर को पवन की बहन गांव आई तो रीमा के कमरे की तलाशी ली तो एक रजाई से खून लगा मिला। घर वालों ने ये सबूत पुलिस को दिए और पुलिस ने रीमा को फोन करके बुलाया और कानपुर में अपनी वो माँ के साथ, कानपुर से वो अपनी माँ के साथ वापस आ गई। इधर पुलिस ने भागेंद्र को भी दिल्ली से बुला लिया। 6 घंटे की पूछताछ में भागेंद्र ने आखिर सच चुप, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है, जिसके उनके जो बयान आए, जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कि 20 नवंबर को दोनों से करीब 6 घंटे की पूछताछ की। शातिर रीमा काफ़ी देर तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। दूसरी तरफ भागेंद्र भी, पुलिस ने जो पूछताछ शुरू कर दी थी पहले, तो दोनों बातों को घुमाते रहे। और दोपहर में जब पुलिस ने सख्ती बरती, अपने हिसाब से पूछा, तो उस पूछताछ में उसने सारी बातें उगल दी और इधर रीमा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसमें दीप के शामिल होने की भी उन्होंने बात कही। बाद में जब लाश निकाली गई, पवन ने बताया कि उसने लाश को यहाँ पर फेंका था। जेसीबी से जब लाश निकाली तो उसमें सिर्फ 17 हड्डियाँ मिली, क्योंकि 6 महीने का वक्त हो गया था। कछुए और मछलियाँ उस शव को पूरी तरीके से खा गए थे। कुछ पर्स, पवन का शर्ट और ये कुछ दस्तावेज मिले। पुलिस ने कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट पेश करने के लिए 90 दिन का समय कराएंगे, जांचेंगे। एसएचओ जो वहाँ हैं, विनोद मीणा, उनका कहना है कि उनके पास में काफ़ी अहम सबूत हैं। पुलिस के सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट आरोपियों को 10 साल से अधिक की सज़ा और आजीवन की का कारावास भी सुना सकती है। दोनों अभी पुलिस हिरासत में हैं। ये थी एक शातिर पत्नी जिसने अपने पति
जिसने कभी, उसके पति ने कभी उससे खराब व्यवहार नहीं किया। यही भी बताया जाता है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि कानपुर करीब 300-350-400 किलोमीटर है, वहाँ पर उससे मिलने के लिए वो साइकिल लेकर गया था। और जब उसने आने की जिद करी थी तो वो साइकिल पे पत्नी और दोनों बच्चों को 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर लेकर आया था। 7 दिन में वो जाकर आया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी पत्नी ने उसको धोखा दे दिया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।